आज हम देखते हैं ताइजू के पास एक आइडिया था जैंग के असिस्टेंट को पकड़वाने का। यूशी बहुत चालाकी से असिस्टेंट का फ़ोन चुरा लेती है और ले आती है ताइजू के पास। ताइजू अपने एक फ्रेंड को बुलाया था फ़ोन से डाटा निकालने के लिए और उसके फ़ोन के साथ यूशी और ताइजू के फ़ोन को कनेक्ट कर देने के लिए, ताकि वो बंदा जहाँ भी जाए, जिससे भी बात करे, वो सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास चला आए। काम होने के बाद यूशी फिर से अपने बुद्धि का प्रयोग करके उसे उसका फ़ोन वापस कर देती है। फिर ये दोनों हेडफोन लगा के उस बंदे पे नज़र रखते हैं। ताइजू का घर पास ही था तो वो यूशी को अपने घर ले आता है। फॉलो करते करते यूशी को नींद आ जाती है। ताइजू उसे रूम में सुला देता है। अगले दिन यूशी का नींद टूटते टूटते ताइजू का ब्रेकफास्ट बनाना हो जाता है। ताइजू यूशी को अपने घर की चाबी देता है कभी भी उसे आने के लिए। ऑफिस आते ही इन्हें जो प्रूफ चाहिए थी वो मिल जाती है। यूशी शान को बताने की कोशिश करती है पर शान तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता था। मजबूरन उन्हें शान के असिस्टेंट को ही राज़ी करवाना पड़ता है। उनके कहने पे असिस्टेंट शान को यहाँ लेके आता है। यूशी को देखते ही शान को गुस्सा आ जाता है। असिस्टेंट के कहने पे शान उनके साथ अंदर जाता है। इनके आंखों के सामने इसका चोरी पकड़ा जाता है। ये तो मज़े में था शान का इन्फॉर्मेशन बेच के, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि यूशी ने पहले ही उसके फाइल से उस इम्पोर्टेंट पेज को हटा लिया था। यूशी शान को वो पेज दे देती है। शान के पास कोई लफ्ज़ नहीं थे बोलने के लिए, पर हाँ, इसे आज सबक मिलने वाली थी। शान इसे जैंग के हवाले छोड़ता है, क्योंकि जैंग ज़्यादा पटर पटर करता था कंपनी को लेके। उसी का आदमी इतना बड़ा कांड करने जा रहा था। जैंग भी शर्मिंदा था। वो इसे पुलिस में देने की बात करता है। यूशी कहती है क्या अब वो अपना जॉब कंटिन्यू कर सकती है। जिशान यूशी के प्रमोशन की बात करता है, लेकिन यूशी अपने रिसेंट जॉब से खुश थी। उसे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए थी। शान यूशी की इच्छा को ग्रांटेड करता है, लेकिन उसे उसके केबिन से दूर रहने के लिए बोलता है। जाते वक्त यूशी शान को उसके शर्ट के बारे में बताती है। शान कहता है वो यूज़ किया हुआ चीज़ दोबारा नहीं पहनता, उसने वो शर्ट फेंक दी थी। यूशी उदास होकर चली जाती है। अगले दिन शान को वो शर्ट पहनते देख फैन शॉक हो जाती है। ऑफिस आके यूशी भी देखती है उसे वो शर्ट पहनते हुए। उसे अच्छा लगता है। इम्पॉर्टेंट मीटिंग के चलते फ़ैन का ध्यान शान के शर्ट पे ही था। जिशान 3-4 बार फ़ैन को पुकारता है उसके सजेशन के लिए। दरअसल शान को इंटरव्यू देने के लिए कहा जा रहा था। शान पहले कभी इंटरव्यू दिया नहीं था, तो फ़ैन भी कहती है वो तो इंटरव्यू नहीं देता है ना। जिशान के बोलने पे शान इंटरव्यू के लिए राज़ी हो जाता है। दरअसल जिशान चाहता था शान का इमेज सबके सामने खराब हो। जैंग ने इसका पूरा बंदोबस्त करके रखा था। कुछ भी करके फैन यूशी को शान से दूर नहीं कर पा रही थी। इस बार वो यूशी को एक अच्छे से होटल में जॉब दिलाने की बात करती है और यूशी को उसका ये ऑफ़र पसंद भी आती है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी के बारे में सोचते सोचते शान के हाथों से पानी गिर जाता है। वो तब साफ करने के लिए क्लीनर को बुलाता है, लेकिन उसकी आंखें जिसे देखने के लिए इंतज़ार कर रहा था वो तो नहीं आती। उसे पता चलता है यूशी ने अपनी शिफ्ट चेंज कर ली थी। वह जिशान फैन को समझाता है वो भावनाओं में बह के शान से शादी ना करे। क्या वो गारंटी के साथ कह सकती है कि शान के दिल में यूशी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। फैन अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी। उसे सब दिखाई दे रहा था, लेकिन वो मानना नहीं चाहती थी। बचपन से शान उसका सपना था और उस सपने को वो कैसे भी करके पूरा करना चाहती थी। वो जिशान को उनके लिए दुआ मांगने को बोलती है। अगले दिन ताइजू को यूशी के साथ बात करते देख बाकी स्टाफ से जलने लगते हैं। उन्हें दिखा दिखा के ताइजू यूशी से और करीब जाके बात करता है। यूशी ताइजू से उसके दूसरे होटल जाके काम करने की बात करती है। ताइजू पूछता है क्या ये उसका आइडिया है या फिर किसी और का। यूशी फैन का नाम लेती है। हर बार यूशी की वजह से ताइजू कुछ कर नहीं पा रहा था। शान यहीं से गुजरते वक्त दोनों को इतने पास से बात करते हुए देखता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूशी इस होटल में जब काम करने आती है तब यहाँ का मैनेजर भी उसके साथ पहले वाली ट्रेनर के जैसे ही बिहेव करता है और ये भी यूशी को एक ही काम देता है, साफ सफाई का। और ये तो जॉब देने से पहले यूशी से बहुत मेहनत करवाता है।
थोड़ा-सा गंदगी रहने पे वो यूशी से फिर से साफ करवा रहा था। वहाँ शान का इंटरव्यू लेने चीफ एडिटर आते हैं अपने 3-4 फीमेल सेक्रेटरीज के साथ। इस इंसान का कैरेक्टर बहुत ही घटिया था, फिर भी वीआईपी गेस्ट होने के नाते इसके साथ बहुत खातिरदारी की जा रही थी। इसके कहने पे वो सब इसके लिए इतने बड़े रूम का बंदोबस्त करते हैं। हाउस कीपिंग के लिए जब स्टाफ सिलेक्शन किया जाता है तब सब पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें चीफ का बिहेवियर पता थी। आगे रह जाती है यूशी, उसे कुछ भी नहीं पता था। ऊपर से उसे जो भी काम मिल रही थी वो पूरी कोशिश कर रही थी उसे पूरा करने की। यूशी जब सर्विस देने आती है तब उससे बहुत सारे काम करवाई जाती है और इसके बदतमीजी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। चीफ अपने सेक्रेटरीज को ड्रेस बदल के आने के लिए बोलते हैं। उनके साथ साथ वो योशी को भी चेंज करके आने के लिए बोलते हैं। अब तक तो वो बस अपनी सेक्रेटरीज के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। इसे तो योशी भी चाहिए थी, पर योशी बाकी लड़कियों में से नहीं थी, बहुत ही हिम्मत वाली थी। उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता था। चीफ उसके साथ जब गंदी हरकत करने जाता है तब योशी उसे लात मार के फेंक देती है, पर जब उसे एहसास होता है कि उसने शान के वीआईपी गेस्ट के साथ ऐसा किया था तब घबराते हुए सॉरी कह के चली जाती है। शान का असिस्टेंट यही आ रहा था। योशी भी उसके साथ फिर से अंदर आती है। चीफ असिस्टेंट से कहते हैं वो जाके शान को बुला के लाए उससे माफ़ी मांगने के लिए। यूशी को शान के पास ले आया जाता है। शान को पता चलता है चीफ ने यूशी के साथ क्या किया था। वो मैनेजर को फ़ोन लगाने के लिए बोलता है। मैनेजर से कहा जाता है यूशी को जो काम दी गई थी अब से चीफ के सर्विस से उसे हटाया जाता है और किसी भी वीआईपी गेस्ट के सर्विस के लिए वो यूशी को भेजने से मना कर देता है। ऊपर से वो ये भी कहता है जब भी कोई वीआईपी गेस्ट पर्सनल हाउसकीपिंग की डिमांड करे तब वहाँ एटलीस्ट 2 हाउसकीपर को भेजा जाए, वो भी एक फीमेल और एक मेल। यूशी को तो लगा था आज वो जॉब से निकाली जाएगी, लेकिन शान ऐसा नहीं करता। शुरू में तो चीफ को वीआईपी जैसा ही ट्रीटमेंट मिल रही थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उससे और रिस्पेक्ट दे के बात नहीं किया जाता। जीशान आया था शान की तरफ से इससे बात करने, लेकिन इसे तो शान से ही बात करनी थी, उसके मुंह से सॉरी सुननी थी। अगले दिन शान आता है इसकी डिमांड सुनने। चीफ को शान से सॉरी के साथ साथ इंटरव्यू लेने के लिए पैसे भी चाहिए थी, वो भी बहुत सारे। अब तक तो शान चुपचाप सुन रहा था, लेकिन वो जब शान की पर्सनल लाइफ को लेके लिखना चाहता है, मतलब याददाश्त खोने के बाद की ज़िंदगी के बारे में, तब उसे शान से भी लात पड़ती है। योशी वहीं से आ रही थी। शान को मारपीट करते देख वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। शान ने चीफ को उसके कर्मों का फल दे दिया था, लेकिन ये चीफ भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो रिपोर्टर्स के सामने बेचारा बनने की कोशिश करता है और शान ने जितना उसको मारा नहीं था उससे कई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है उसे बदनाम करने के लिए। वो शान को और उसके होटल को बर्बाद कर देना चाहता था। ये खबर योशी जब देखती है तब वो मैनेजर से 2 घंटे की छुट्टी मांगती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। फिर भी योशी चली जाती है। ऑफिस के बाहर योशी के साथ ताइचू की मुलाकात होती है। बातों ही बातों में योशी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो उसे दिखाती है। ताइचू कहता है ये वीडियो प्रूफ के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। योशी रिपोर्टर्स को दिखाना चाहती थी, लेकिन ताइचू कहता है उन्हें ये शान को दिखानी चाहिए, वो उसे कैसे यूज़ करेगा ये उसकी बात है। शान मीटिंग में था तो ताइचू उसे वीडियो सेंड करने के लिए बोलता है और उसे काम पे जाने के लिए बोलता है। मीटिंग पे तो सभी शान को बातें सुनाते हैं। यहाँ अभी तक इनके बीच शान को कंपनी से हटाने की प्लान चल रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं योशी की मॉम और उसका भाई योशी से मिलने आते हैं। योशी ने बताया था उसे होटल में मैनेजर का पोस्ट मिला था। वो कितनी बार रिसेप्शनिस्ट से योशी के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें कैसे पता होता, क्योंकि योशी मैनेजर का नहीं बल्कि हाउस कीपर का काम करती थी। और थोड़ी देर बाद योशी के मॉम को वो बात पता भी चल जाती है। वो योशी को बताना नहीं चाहती थी कि उन्हें उसके बारे में पता चल गया था, क्योंकि इससे योशी को चोट पहुंचती। उसे तो ताइचू पे गुस्सा आ रहा था। ताइचू शान के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो तो ऑलरेडी पीछे वाले दरवाजे से निकल चुका था।
लेकिन वहाँ भी रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। ताइजू योशी के पास आता है। योशी जब सुनती है उसके साथ शान की मुलाकात नहीं हुई थी तब वो उदास हो जाती है। बाद में ताइजू उसे घर छोड़ने आता है। उस बहाने उसे डिनर भी मिल जाती है। लेकिन आज पहली बार योशी की मॉम उससे ठीक से बात नहीं करती। ये बात योशी ने भी नोटिस की थी। वो जब अपने भाई से पूछती है कि मम्मा को क्या हुआ है तो उसका भाई भी कुछ नहीं बोलता।